अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, here is कुमैल हैदर एंड वेलकम टू campus.pk। आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट गैस लॉस एंड जनरल गैस इक्वेशन। हम इसको देखेंगे बेटा फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यूज़। और मैंने वर्कशीट के फॉर्म में कल आपको एमसीक्यूज भी अपलोड किया था चैप्टर 2 से रिलेटेड, और कुछ जो है वो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप सो कि आपने वो देख लिया होगा। प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। और आपकी क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चनिंग नहीं है बेटा, आप पार्टिसिपेशन ज़रूर लाजमी किया करें। पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी। जस्ट 1 मिनट बेटा। इसको ज़रा आप यहाँ पे कर देना। ठीक है, ठीक हो। ये ले बस जी बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज जनरल गैस इक्वेशन, गैस लॉस एंड जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है बच्चे, आज का हमारा टॉपिक होगा दैट इज गैस लॉस एंड जनरल गैस इक्वेशन। गैस लॉस एंड जनरल गैस इक्वेशन। हम इसमें जो गैस लॉस है, गैस लॉस में हम कुछ वेरिएबल्स को यूटिलाइज करते हुए गैस लॉस को एक्सप्लेन करेंगे। बेटा मैंने एमडीकेट के अलावा ईकेट का भी जो है मैंने वहाँ पे ऐड किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है बेटा, मैंने कल ही किया था। तकरीबन आपके जो है 3 से 4 वर्कशीट्स वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं ज़रा पूछ लेता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर से क्या प्रॉब्लम है। मैंने शेयर किया हुआ है, आप देख लेना बेटा, ठीक है। ड्राइव पे ही है, मैंने ई केट के नाम से अलग रखा हुआ है, एमडी केट के नाम से अलग रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ बेटा एमडी केट अलग है, आपने एमडी केट वाले नहीं करना, आपने ई केट वाले करना है। जो ई केट में मैंने आपको वर्कशीट्स दिया हुआ है, कल मैंने तकरीबन 19-20 एमसीक्यूज आपको वर्कशीट के फॉर्म में दिया हुआ है, वो सर्च कर लेना। मैं आज देख लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर देना बेटा, मैं आपको वहीं पे ही अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है बच्चे। डोंट वेरी अबाउट दिस। नहीं बेटा, आप लोगों ने एमडीकेट यूज़ नहीं करना बेटा। एमडीकेट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ई केट, ठीक है। एमडीकेट में जो हम एमसीक्यूज बनाते हैं वो ज़्यादातर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली एंट्री टेस्ट के हवाले से, उनके एंट्री टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आपको हमने आपके लिए सेपरेट बनाया हुआ है, आपने वो यूज़ करना है, आपने एमडीकेट वाले यूज़ नहीं करना, ठीक है बच्चे। वो मैंने सेपरेट बनाया हुआ है, मैं आज देख लेता हूँ। अगर किसी बच्चे को ना मिले तो आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको अपलोड कर दूंगा। आपको जो है ना मैसेंजर चैट बॉक्स के अंदर ही मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से फिर डाउनलोड कर देना, ठीक है बच्चे। मैंने पीडीएफ फाइल में मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख लेना। एमडीकेट क्या कह रहे बेटा उस्मान? मेरे पास भी एमडीकेट शो हो रहा है, ठीक है बेटा। मैं देख लेता हूँ, लेक्चर के बाद मैं आपको बता दूंगा क्या इसको आपने करना है, ठीक है। किसी को अगर फिर भी ना मिले तो फिर मैं आपको डायरेक्ट चैट बॉक्स में ही अपलोड कर दूंगा। डोंट वेरी बेटा अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा जी, गैस लॉस एंड जनरल गैस इक्वेशन। देखिए सिंपल, आपको पता है चैप्टर नंबर 3 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, एमसीक्यूज के हवाले से ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ज़रा देखिए बेटा, गैस लॉ में हम तकरीबन 3-4 वेरिएबल्स है, उनको यूटिलाइज करेंगे। लाइक वेरिएबल्स हमारे पास क्या क्या होंगे बेटा? वेरिएबल्स हमारे पास होंगे बेटा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। हम क्या करेंगे बेटा, गैस लॉस में हम डिफरेंट वेरिएबल्स को यूटिलाइज करते हुए जनरल गैस इक्वेशन की तरफ जाएंगे। पहले हम कुछ लॉस को डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर हम इसको यूज करते हुए कुछ कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे, ठीक है बच्चे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, ये जो गैस लॉस है इसको हम यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, आपको याद होना चाहिए कि PV इज इक्वल टू NRT, या भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। PV इज इक्वल टू NRT, ये क्या है बेटा? जनरल गैस इक्वेशन है। ये क्या चीज है बेटा? दिस इज जनरल गैस इक्वेशन। इसकी सारी डेरिवेशन जाहिर बात है आपको याद होगा बेटा, आप लोगों ने जो है फर्स्ट ईयर में कंप्लीट इसको डिराइव करके आया होगा यहाँ पे, तो इसको दोबारा से हमें डिराइव नहीं करना, हमने इसकी एप्लीकेशन देखना है कि इसको हमने कैसे किसी भी कैलकुलेशंस में यूटिलाइज करेंगे बाय मॉडिफाइंग द फॉर्मूला, और उसकी वैल्यूज को हम चेंज करते हुए हम देखेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई जो गैस लॉस है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये गैस लॉस किसके लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा? याद रखिएगा, द गैस लॉस इज एप्लीकेबल, किसके एप्लीकेबल है बेटा? एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है बच्चे, ये जो गैस लॉस है ये किसके लिए होगा बेटा? ओनली फॉर आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन या गैस लॉस को अप्लाई करते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या हम गैस लॉस को जनरल गैसेस के लिए, जो नॉन आइडियल गैसेस है, उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? तो बेटा इसका आंसर है जी, कर सकते हैं, लेकिन अंडर द सूटेबल कंडीशंस कर सकते हैं। आप कुछ कंडीशन चेंज करके इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर रियल गैसेस एज वेल एज। ठीक है, तो हम यहां पे मैं आपको पॉइंट मेंशन करता हूं बेटा, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि भाई हम इसको फॉर अप्लाई कर सकते हैं, आल्सो एप्लीकेबल फॉर जनरल गैसेस। जनरल गैसेस के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरी बात जरा सुने, जनरल गैसेस के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? कंडीशन ये है कि बेटा आपके पास दो ऐसे कंडीशंस हैं। ठीक है बेटा, नंबर 1 एंड 2। याद रखिएगा, दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाए तो हम गैस लॉ को किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा? जनरल गैसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज अगर टेम्परेचर ज्यादा हो और प्रेशर कम कर दे। क्या कर दे बेटा? अगर टेम्परेचर को अगर आप ज्यादा कर दे और प्रेशर को अगर आप कम कर दे, तो द गैस लॉस एंड जनरल गैस इक्वेशन कैन बी एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेस। दोबारा से सुनो मेरी बात बेटा, दोबारा सुनो। मैंने ये कहा कि गैस लॉस को हम आइडियल गैसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक खास मखसूस जो है कंडीशंस पे, और ऑब्वियसली गैसेस लॉ जितने भी आइडियल गैसेस है वो सारे के सारे गैस लॉस को ओबे करते हैं। अगर हमारे पास कोई जनरल गैस हो, कोई रियल गैस हो, तो हम जनरल गैस इक्वेशन को या गैस लॉस को कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए दो कंडीशन है, या तो टेम्परेचर ज्यादा करना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ा दो, या प्रेशर कम कर दे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जाहिर बात है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से और दूर दूर चले जाएंगे। जब एक दूसरे से फार अपार्ट चले जाएंगे तो ऑब्वियसली उनके दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं रहेगी। और आपने प्रेशर भी तो कम कर दिया। जब प्रेशर भी कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी उनको ज्यादा मिल रही है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से और भी ज्यादा कहां जाएंगे बेटा? दूर जाएंगे। एज अ रिजल्ट दे विल बिहेव लाइक अ रियल गैसेस। ठीक है बेटा, तो रियल गैसेस के लिए ये दोनों कंडीशन है। तो एमसीक्यूज में अगर इस तरह कोई पॉइंट आ जाए तो याद रखिएगा कि गैस लॉ को या जनरल गैस इक्वेशन को हम रियल गैसेस के लिए तब अप्लाई करेंगे जब टेम्परेचर ज्यादा हो, प्रेशर कम हो। आर यू गॉट इट माय पॉइंट बेटा? ठीक है जी बच्चे, अब यहां पे हम कुछ लॉस को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट लॉस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है बॉयल्स लॉ। लॉस, ठीक है बच्चे, डिफरेंट लॉस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। उसमें नंबर 1 हमारे पास है बेटा बॉयल्स लॉ। नंबर 1 इज बॉयल्स लॉ। बेटा इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बॉयल्स लॉ। अब आपको पता है बॉयल्स लॉ किससे कहेंगे? आपको पता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, दो वेरिएबल आपने कांस्टेंट रखना है।
नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम और प्रेशर को आपने वेरी करना है। तो यहां पे इसकी स्टेटमेंट मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, यहां पे ऑब्वियसली ये यहां पे डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, जस्ट हम इसके मैथमेटिकल पॉइंट्स को जरा डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट, दैट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। अब मैथमेटिकली वी नो दैट कि वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर हम यहां पे बात करते हैं प्रेशर के साथ, तो यहां पे याद रखिएगा टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल मस्ट बी कांस्टेंट। अगर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो कभी भी ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो कांस्टेंट का इजाफा करते हैं, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू K बाई P। ठीक है बेटा, अब इसको रीअरेंज करो जरा, क्या बनेंगे बेटा आपके पास, रीअरेंज करो। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो बनेगा PV इज इक्वल टू K। तो PV इज इक्वल टू K आपके पास बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो आपके पास K है ये डिपेंड किस पे करेगी? हाँ जी बच्चे, K डिपेंड किस पे करेंगे? ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो K है ना, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है, याद रखिएगा ये डिपेंड करेंगे बेटा, याद रखिएगा डिपेंड अपॉन नंबर वन इज द टेम्परेचर एंड द सेकेंड वन विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। बेटा याद रखिएगा, जो कांस्टेंट हमारे पास P इज इक्वल टू K है, कांस्टेंट है, ये K किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? दिस विल बी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दे, तो K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, अदरवाइज K विल बी ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है बेटा, आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में देखा होगा कि आप कैसे जो है कैसे आप वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करते हुए K की वैल्यू को कांस्टेंट करते थे। ठीक है, तो K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी until unless temperature and the number of moles remain constant। जब तक टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर आप टेम्परेचर और N की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो K भी ऑब्वियसली साथ साथ चेंज होती जाएगी। बेटा पॉइंट इज गॉट इट, यहां तक क्लियर है जी मेरे बच्चे? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं जी बच्चे। कोई किसी का प्रॉब्लम है यहां पे, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा। यस, और सेकंड पॉइंट यू शुड कीप रिमेंबर इन योर माइंड, दैट इज व्हाट इज द यूनिट। यहां पे यूनिट क्या होगा K की? तो याद रखिएगा, यूनिट हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में होगा। तो प्रेशर को हम किस में लिखते हैं? ATM में, ATM और डेसीमीटर क्यूब। और यहां पे डेसीमीटर क्यूब है, नॉट पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सारे के सारे आपके पास कहां पे बेटा? न्यूमरेटर में है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे ATM डेसीमीटर क्यूब। गॉट इट बेटा? किसी का यहां पे कोई क्वेश्चन? ओके बेटा, वेरी गुड हमजा बेटा। आप लोग साथ साथ रिस्पांस दिया करें ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई सवाल है तो आप पूछ लिया करें, अगर नहीं है तो मैं जब पूछूंगा बेटा क्लियर है तो सारे मुझे बता दिया करें कि सर क्लियर है। ठीक है बेटा, अब यहां पे जो पॉइंट अब मैं डिस्कस करने लगा हूं बेटा, दैट इज द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है बेटा, अब इसमें हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो करेंगे इसको आपने अच्छी तरह मेमोराइज करना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। आपका जो पेपर होगा ना एमसीक्यूज, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं। तो हम जरा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ग्राफ की मदद से हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा बेटा, इस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हम तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट में इररिस्पेक्टिव नेचर मीन्स कहां पे बेटा? आपको मैंने कहां पे लिखा है इररिस्पेक्टिव नेचर मीन्स? बेटा नेचर से मुराद ये है कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन है, एक आपके पास हाइड्रोजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आप उसको स्पेसिफिक कंडीशन दे के अगर आप इसके ऊपर गैसेस अप्लाई करें तो वो आइडियल हो जाएंगे। जब वो आइडियल होंगे तो तमाम के बिहेवियर इस बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग सेम हो जाएगी। तो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इट डजंट मैटर। अगर आप बॉयल्स लॉ को अप्लाई करेंगे अंडर दिस कंडीशंस तो उनकी बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगी। हाँ, अगर रियल गैसेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबकी बिहेवियर डिफरेंट होती जाएगी। ठीक है बच्चे, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन पे है बॉयल्स लॉ। क्लियर हो गया बेटा? वहां बेटा क्लियर है? नेचर मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में जो पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज, याद रखिएगा, हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे बॉयल्स लॉ में
टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो जो कर्व आती है उस कर्व को कहते हैं आइसोथर्म। क्या कहते हैं बेटा? आइसोथर्म। आइसोथर्म मींस क्या है बेटा? सेम टेम्परेचर। व्हाट इज मीन बाय आइसोथर्म? सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे बेटा? आइसोथर्म कहेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा सबको? ठीक है बेटा, वो मैंने बता दिया, इर्रेस्पेक्टिव नेचर से मुराद यही है। ठीक है बेटा? हाँ जी, वेरी गुड। साथ साथ आप अपने सामने एक बुक भी ओपन रखिए, वहां से कोई क्वेश्चन हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप बताया करें, पूछ लिया करें, अच्छी बात है। ठीक है, सामने बुक भी रखिए, साथ साथ नोट भी करें। अब मेरी बात जरा सुने बेटा, आपको यहां पे नजर आ रहा है ना बेटा? मैं यहां पे नीचे बना दूंगा डायग्राम। ठीक है बच्चे, मैं 3 ग्राफ यहां पे डिस्कस करूंगा। नंबर 1, ये आपके पास एक ग्राफ है बेटा, नजर आ रहा है सबको बेटा? जरा बताएं मुझे, नीचे नजर आ रहा है यहां पे? क्योंकि मैंने आगे और भी जो है बाकी लास्ट को एक्सप्लेन करना है, इसलिए वहां पे मैंने जगह रखा हुआ है। जी बच्चे, क्लियर हो रहा है सबको? ओके, ये आपके पास एक ग्राफ ये आ गया बेटा, नजर आ रहा है? अच्छा, मैं इसको ऊपर ही बना देता हूं फिर। ठीक है बेटा? आई थिंक सो आपको नजर नहीं आ रहा है यहां से। ठीक है, मैं ऊपर बना लेता हूं बेटा। 3 ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, 3 डिफरेंट ग्राफ्स को। नंबर 1, यहां देखिए बच्चे जरा, ऑब्वियसली हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक प्रेशर है और एक क्या है बेटा? वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, हम 3 ग्राफ को डिस्कस करेंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है बच्चे, हम 3 ग्राफ्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? पहले हमारे पास क्या है बेटा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यहां पे एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर को रखेंगे, वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम रखेंगे। पहले इस ग्राफ को डिस्कस करें बेटा। बेटा जरा गौर से देखिएगा जरा। देखिए, वेन एवर यू टॉक अबाउट द बॉयल्स लॉ, तो वी मस्ट नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड द प्रेशर। अब आप जरा देखिए, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, देखिए प्रेशर इंक्रीज कर दूं, तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? कम होती जाएगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब यह है कि मैं जब प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम मेरे पास क्या हो जाएंगे बेटा? इस तरह डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी, मैंने ऊपर बना दिया बेटा। क्लियर नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है ना? यहां देखें, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है बेटा? लेट एज्यूम दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज परफॉर्म एट T1। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रखा मैंने, उस टेम्परेचर पे मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। फॉर एग्जांपल, तो मैंने जब प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम कम होता गया, वॉल्यूम कम होता गया, इस तरह आपके पास एक कर्व आ गई। इस कर्व को बेसिकली कहते हैं आइसोथर्म। इस कर्व को क्या बोलते हैं बेटा? दिस कर्व इज नाउन एज, क्या कहेंगे बेटा? आइसोथर्म। और एक और बात याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में आपको ज्यादा पता होगा बेटा इसके बारे में। अगर मोर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम बोले तो उसको बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरबोला। ठीक है बेटा? या हाइपरबोला, और मजीद टेक्निकल बोले तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसको। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं सारे, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नाउन एज हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आप इसको हाइपरबोला इसको बोलते हैं। लेकिन आप इसको सिंपल केमिस्ट्री के अंदर क्या कहेंगे? दैट इज आइसोथर्म। आइसोथर्म क्यों कहेंगे? क्योंकि मैंने टेम्परेचर सेम रखा है। ठीक है बच्चे? अब मैं टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया, T1 से T2 कर दिया, तो मेरे पास इस तरह के कर्व, सेम कर्व आएगी बेटा। और ये किस टेम्परेचर पे होगा? T2। अब बच्चे कुछ इस पे कंफ्यूज ना हो कि मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया। बेटा मैंने एक पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैंने T1 टेम्परेचर रखा है। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैंने टेम्परेचर को T2 रख दिया है। ठीक है बेटा? अब यहां पे अगर आप जरा गौर से देखें तो यहां पे एक रिलेशन है बेटा, दैट इज T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब क्या है बेटा? यहां पे टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1 है। मतलब क्या है इस चीज का? इस चीज का मतलब यह है, जो मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था T1 पे, उसका टेम्परेचर कम था। जब मैंने बाद में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो मैंने टेम्परेचर को T2 कर दिया। द पॉइंट इज गॉट इट बेटा? अब आप जरा देखें, यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज के हवाले से है, वो जरा आपने सुनना है। देखिए, प्रेशर बढ़ा दो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है? और प्रेशर कम कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि भाई अब जब आपने टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया, तो जो आइसोथर्म है, जो कर्व है, वो अवे फ्रॉम द वॉल्यूम क्यों जा रहा है? आगे इस तरफ आगे क्यों जा रहा है? तो इसके रीजन ये है, द शिफ्टिंग
of the isotherm away from the volume axis is due to, बेटा वो मैंने यहां पे ना टेम्परेचर को स्पेसिफिक नहीं कर दिया। 0 डिग्री है, T1 0 डिग्री है, T2 25 ले ले, 50 ले ले, वो आपकी मर्जी है, मैं जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब सवाल ये था बेटा, मैंने ये कहा था कि जो T2 है वो अवे क्यों चला गया। अवे से मुराद क्या है बेटा, टुवर्ड दी वॉल्यूम। देखिए पहले यहां पे वॉल्यूम के करीब था आइसोथर्म, अब वॉल्यूम से अवे जा रहा है। इसकी क्या रीजन है बेटा, हमने भी थोड़ी देर पहले बात की कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दे, टेम्परेचर को हमने क्या किया बेटा, चेंज कर दिया है। ऑब्वियसली जब प्रेशर आपके पास जब इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, साथ साथ ये रिलेशन तो है। यहां पे मैं बात आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रेशर है, वो मैं इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा ही है ना बच्चे, जरा देखिए प्रेशर इंक्रीज कर दो, वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये बात तो ऑब्वियस है। अब ये अवे फ्रॉम दी वॉल्यूम क्यों जा रहा है, अवे फ्रॉम दी वॉल्यूम जाने की वजह यह है कि जब मैंने टेम्परेचर को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, जाहिर बात है मैंने टेम्परेचर को पहले T1 पे रखा था, अब मैंने T2 पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। अब पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट मैंने T2 पे किया है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। अभी हमने बात की T2 इज ग्रेटर देन T1। अब जाहिर बात है जब टेम्परेचर इंक्रीज करके आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते गया, एज अ रिजल्ट उसका वॉल्यूम स्लाइडली T1 से इंक्रीज कर गया। देयरफॉर हम यहां पे क्या कहेंगे बेटा, टेम्परेचर का बढ़ाने से इस केस में जो कर्व है आइसोथर्म है वो वॉल्यूम एक्सिस से अवे चला गया। बेटा यहां तक सबको क्लियर है बेटा, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। मैंने टेम्परेचर को चेंज करने का मतलब क्या था बेटा, टेम्परेचर जब मैंने चेंज किया तो टेम्परेचर पहले से ज्यादा हो गए ऑब्वियसली। अब वो तमाम एक्सपेरिमेंट मैंने T2 पे किया है, जब T2 पे मैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूंगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम एक्सिस से कर्व अवे चला जाएगा। ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएंगे, लेकिन बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखना है। बेटा एक बात याद रखिएगा, ये अलग एक्सपेरिमेंट है, ये अलग एक्सपेरिमेंट है। एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने T1 रख दिया, अगर सेकंड कंप्लीट एक्सपेरिमेंट के लिए T2 रख दिया, इसके बाद T3 T4 आप एंड सो ऑन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के लिए आप एक ही टेम्परेचर रखेंगे। मेरा आर यू गॉट इट माय पॉइंट बेटा, ठीक है। अगला चले बेटा नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। नेक्स्ट ग्राफ आपके पास क्या है बेटा, दैट इज 1/V के साथ किसका होगा बेटा, आपके पास प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर का आपके पास क्या है बेटा, प्रेशर का 1/V के साथ रिलेशन है। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा इस केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी बेटा, स्ट्रेट लाइन। और ऑब्वियसली ये भी किसके लिए है, T1 के लिए होगा फॉर एग्जांपल। अब मैंने एक और फॉर एग्जांपल जो है लेट एज्यूम मैंने क्या कर दिया, एक और जो एक्सपेरिमेंट किया उस पर मैंने क्या किया बेटा, T2 कर दिया, T2। अब इस केस में भी T2 इज ग्रेटर देन क्या है बेटा, T1 है। अब इसमें अगर आप जरा देखें तो ये आपके पास अवे क्यों जा रहा है फिर जी बच्चे, प्रेशर एक्सिस से भी ये वाला ऑब्वियस बेटा। मेरा जो कहने का मकसद ये था कि प्रेशर एक्सिस और वॉल्यूम, ज्यादातर अगर आप इसको देखेंगे ना, वॉल्यूम की बात करें गैस की, तो प्रेशर तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रेशर के साथ हमने टेम्परेचर को चेंज करके हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, इसलिए ये इस वॉल्यूम को हमने देखना है। प्रेशर और वॉल्यूम वही बात सेम है बेटा, प्रेशर बढ़ा दो वॉल्यूम कम हो जाएंगे, प्रेशर कम कर दो वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, बात वही है, सेम रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इस केस में जरा देखिए बेटा, इस पॉइंट को अच्छी तरह जरा अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं इसको इस तरह कहूं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इस मतलब को समझते हो बेटा, ये वॉल्यूम इनवर्स है ना, वॉल्यूम इनवर्स है ये। जब हमने ये बात की कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना बेटा। जब आपके पास एक चीज का इनवर्स आ रहा है, मतलब वॉल्यूम के साथ प्रेशर तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं वॉल्यूम का इनवर्स ले लूं तो वो उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैं प्रेशर बढ़ाऊं, वॉल्यूम का इनवर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इसलिए डायरेक्ट रिलेशन में आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई डायरेक्ट रिलेशन हो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है।
आती है बेटा, स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहां पे क्या रीजन है बेटा, मैंने यहां पे क्या किया बेटा, यहां पे मैंने देखिए अभी हम रिलेशन यहां पे रीजन भी इसमें लिखेंगे कि प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है बेटा, प्रेशर बढ़ाओ, आपके पास वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इस केस में जो वॉल्यूम का इनवर्स है 1/v है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आप जरा देखें प्रेशर का इसके साथ क्या है हमारे पास, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम इनवर्स के साथ। ठीक है बच्चे, ठीक है। हाँ, प्रेशर एक्सेस से भी ऑब्वियसली दूर जाएगा ना बेटा, जाहिर बात है टेम्परेचर को आपने चेंज कर दिया है तो पहले की तरह नहीं रहेगी, वो तो थोड़ा चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ग्राफ आपके पास किसके दरमियान है बेटा, वो आपके पास है प्रेशर का, किसके साथ है बेटा, प्रेशर का आपके पास ग्राफ है प्रेशर विथ पीवी, प्रोडक्ट ऑफ पीवी। जब आप प्रोडक्ट ऑफ पीवी और प्रेशर के दरमियान एक ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपके पास जो लाइन आती है बेटा, दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। ये प्रेशर एक्सिस की तरफ क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे। और याद रखिएगा इसमें भी हम टेम्परेचर को डिफरेंट करके कर सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे एक बात याद रखिएगा, आपको ये चीज अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना बेटा। तो ये कांस्टेंट इसलिए रहेगा ताकि आप जितने मर्जी प्रेशर इंक्रीज करते जाए, प्रोडक्ट ऑफ पीवी इज इक्वल टू ऑलवेज इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोबारा सुनो, प्रेशर चाहे मर्जी जितना बढ़ा दे, प्रेशर इंक्रीज कर दे, तो जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम होगा बेटा हमेशा कांस्टेंट फैक्टर के बराबर रहेगा। इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन आती है। आगे एक टॉपिक आएगा बेटा, दैट इज नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, उसमें हम इस ग्राफ को इस्तेमाल करेंगे और उस ग्राफ में हम इसका नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन करके रखता हूं बेटा, इसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहेंगे इसको, क्या कहेंगे बच्चे, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, पीवी इज इक्वल टू के के बराबर है। चाहे मर्जी आप प्रेशर जितना बढ़ा दे, प्रोडक्ट ऑफ पी और वी हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आई थिंक यू गॉट इट माई पॉइंट बेटा। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे मूव करूंगा। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन है किसी का, डू फास्ट, जल्दी करें बेटा, आपके पास टाइम कम है। जी बच्चे, इसके बाद मैंने आपको टेस्ट भी लेना है। कोई सवाल है किसी का, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, वरना मैं आगे चलूंगा। जी बच्चे, नहीं है सवाल, ठीक है, हम आगे चलते हैं। मैं इसको रेस करने लगा हूं बेटा। अब नेक्स्ट आपके पास लॉ है बेटा, दैट इज चार्ल्स लॉ। क्या है बेटा, चार्ल्स लॉ। अब आपको पता होना चाहिए चार्ल्स लॉ ये किसके दरमियान रिलेशन बताएंगे बेटा, यस, दिस विल गिव द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, क्या कह रहे बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा मोमिन बेटा, आपके क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा सर। टेम्परेचर से लाइन, ओ सर, ठीक है बेटा, पीवी की। जी बेटा, ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो प्रोडक्ट ऑफ पीवी है ना वो ऊपर चला जाएगा। इसी तरह जाहिर बात है टेम्परेचर का बढ़ाने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होगा, लाजमी होगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट आपके पास वो प्रेशर एक्सिस से अवे चला जाएगा, थोड़ा दूर चला जाएगा। बात ये है, बाकी सारी बातें सेम है, लेकिन आप प्रेशर चाहे जितना मर्जी बढ़ा दे, उसके प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। पीवी इज इक्वल टू के बराबर रहेगा। ठीक है बच्चे, अब चार्ल्स लॉ किसे कहेंगे बेटा, चार्ल्स लॉ याद रखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर प्रोवाइडेड द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख दे तो वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बेटा, तो हम यहां पे चार्ल्स लॉ में एक्सप्लेनेशन करेंगे बेटा, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट। अगर आप इनको कांस्टेंट रख दें तो जो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशनशिप होगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एज वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू KT। अगर हम यहां पे प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें, कांस्टेंट का इजाफा करेंगे। ठीक है बच्चे, और अब यहां पे
आप याद रखिएगा इसको, अगर आप रीअरेंज करें तो v बाई क्या आएगा बेटा, t इज इक्वल टू k। तो ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है फॉर चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ के लिए। और एक और फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, जिस तरह हम बॉयल्स लॉ को हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है बच्चे। दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट के बराबर रहेंगे। अब आप जरा गौर से सुनना बेटा, इसमें जो k है वो किस पे डिपेंड करेंगे? चार्ल्स लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? डिपेंड अपॉन, याद रखिएगा, डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेंगे बच्चे? डिपेंड अपॉन, यस, नंबर 1 इज द प्रेशर, किस पे डिपेंड करेंगे? प्रेशर। एंड नंबर 2 इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेंगे बेटा। और साथ में किस पे डिपेंड करेंगे? प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेंगे। जब तक प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आपके पास k की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ k विल बी डिफरेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास इससे में आ जाता है यूनिट क्या होगा बेटा, इसका यूनिट, हाँ जी, यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट होगा वॉल्यूम का क्या है, डेसीमीटर क्यूब है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, बॉयल्स लॉ में, सॉरी चार्ल्स लॉ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हमेशा से याद रखना है बेटा, कि ये जो टेम्परेचर मैंने यहां पे लिखा है, इस टेम्परेचर को हमेशा आपने केल्विन में रखना है। अगर आपको याद हो तो हमने कल स्केल ऑफ थर्मोमेट्री में हमने बात की थी बेटा कि केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, और चार्ल्स लॉ सिर्फ और सिर्फ केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है। अगर आप डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो कभी भी चार्ल्स लॉ जस्टिफाई नहीं हो सकती बेटा, ठीक है। इसलिए केल्विन में रखना है आपने। तो यहां पे यूनिट क्या बनेगा बेटा? यूनिट विल बी क्या बनेगा बच्चे? यूनिट विल बी डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन, डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन। बेटा एमसीक्यूज आ सकते हैं, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द चार्ल्स लॉ, तो आपने याद रखना है डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन, ये आपने याद रखनी है, ठीक है बेटा। जी बेटा, डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन, वेरी गुड मोमिन बेटा, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी बच्चे, नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, अब हम जरा इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में अगर आपको याद हो तो हम एक ग्राफ यहां पे डिस्कस करेंगे। ग्राफ किसके साथ होगा बेटा? टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का, ठीक है। टेम्परेचर के साथ किसका होगा बेटा? वॉल्यूम का होगा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन किसी का इससे रिलेटेड? कोई क्वेश्चन है किसी का बच्चे? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? यहाँ पे किसी का सवाल है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बेटा, यस, अच्छा जी। अभी हमने बात की कि टेम्परेचर का बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगा हूं बेटा, जरा आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। और हम यहां से चार्ल्स लॉ की एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन भी हम इसमें लाएंगे, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इस चार्ल्स लॉ की हम एक और फॉर्म भी लाएंगे, उसके लिए आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। जी बच्चे, अगर आप जरा देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा ही है ना बेटा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो वॉल्यूम क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होता जाएगा। अब यहां पे जरा और से आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। अब मेरे पास एक टेम्परेचर है और एक वॉल्यूम है, ठीक है बच्चे। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और बढ़ा दूं और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को कर दूं कम तो वॉल्यूम कम होते जाएंगे, कम कर दूं कम होते जाएंगे, कम कर दूं कम होते जाएंगे, ठीक है बच्चे। अब इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता जाऊं तो ये टेम्परेचर एक ऐसे टेम्परेचर पे जाके मीट करेगा, इस टेम्परेचर पे -273.16 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे -273.16 मीन्स क्या है बेटा? 0 केल्विन। 0 केल्विन है ना बेटा, ये 0 केल्विन पे -273.16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, या मीन 0 केल्विन पे
जो गैस होगा, जो गैस इसके अंदर मौजूद है, उस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। अब आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि देखिए बेटा, आप ये जो पॉइंट है ना यहां पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, टेम्परेचर कम करता गया, आप वॉल्यूम कम होता गया, कम कर दिया और कम हो गया, कम कर दिया और कम हो गया। एक वक्त आया जब -273.16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचा तो गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया। तो ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है, रियलिटी में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बेटा आप मुझे एक बात बताएं, किसी बॉटल के अंदर एक चीज है, फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर एक मॉस्किटो मैंने डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैं प्रेशर डाल दूंगा, मॉस्किटो जो है नीचे बॉटम में जाएंगे, एक वक्त ऐसा तो नहीं आएगा कि वो गायब हो जाए। मर सकते हैं लेकिन गायब नहीं हो सकता। कोई चीज किसी चीज के अंदर मौजूद है तो वो कैसे खत्म हो सकता है बेटा? जब तक वो इसके अंदर मौजूद है, जब तक निकालेंगे नहीं तो वो कैसे खत्म हो सकता है? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि बेटा जो गैस है उसका वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा यहां पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब -273 होगा तो गैस की क्या हालत होगी? तो याद रखिएगा, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर आप गैस को अगर आप टेम्परेचर कम करते जाए तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। एक वक्त आएगा कि जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तो जो गैस है वो गैस नहीं रही, गैस की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, तो हम उसके लिए आप लिक्विड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, गैस की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे? और ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर नॉट अटेनेबल है बेटा, कभी भी अटेन नहीं कर सकते आप इसको अटेन कभी भी नहीं कर सकते। मतलब ये टेम्परेचर गैस के लिए आप कभी भी अप्लाई अटेन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे? एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेपर के हवाले से। अब तक जो गैस के लिए उन्होंने टेम्परेचर अटेन किया हुआ, दैट इज 10⁻⁵ केल्विन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब तक गैस के लिए जो टेम्परेचर ऑब्टेन किया गया है दैट इज 10⁻⁵ केल्विन। 10⁻⁵, अगर आप बात करें 10⁻⁵ बात करें तो 10⁻⁵ इज मच मोर ग्रेटर देन 0 केल्विन। 0 केल्विन से ग्रेटर किस सेंस में है बेटा? क्योंकि 0 केल्विन इज द -273.16। तो ये तो बहुत ज्यादा जो है कम टेम्परेचर है, तो ये हमारे पास एज कंपेयर टू दिस ये ज्यादा है। तो अब तक 10⁻⁵ केल्विन अब तक टेम्परेचर जो है गैस के लिए अटेन कर चुका है। और याद रखिएगा बेटा, ये जो टेम्परेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। अब तक जो गैस को हमने टेम्परेचर जो हम अप्लाई कर सकता है वो 10⁻⁵ तक कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो पॉइंट इज गॉट इट बेटा? मेरा ख्याल है आपको ये क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? मैं जरा इसको फिर रेज कर देता हूं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एक क्वांटिटेटिव फॉर्म है चार्ल्स लॉ की, क्वांटिटेटिव फॉर्म। जी बच्चे, कोई सवाल है किसी का? वाई के डिपेंड ऑन, अच्छा के की बात कर रहे हैं बेटा। ऑब्वियसली देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल यहां देखिए, मैं इस पॉइंट को समझा देता हूं बेटा। मसलन n = 1 है, 1 मोल है, तो जाहिर बात है बेटा 1 मोल अगर हमारे पास कोई गैस हो तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? 6.022 × 10⁻23 ये मॉलिक्यूल है ना बेटा। अगर मैं n को 2 कर दूं, 3 कर दूं, n की वैल्यू में इंक्रीज करूं, जब n की वैल्यू इंक्रीज होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे तो उनके आपस में इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट के की वैल्यू जो हमारे पास यहां पे कांस्टेंट था वो चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना? जितने ज्यादा बल्क क्वांटिटी में मॉलिक्यूल होंगे बेटा ऑब्वियसली उसके साथ उनके आपस में कोलिजन बढ़ेंगे। जब कोलिजन बढ़ेंगे तो वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, एज अ रिजल्ट वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। बात समझ आ रही है ना? तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उनकी एक काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगी। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा बेटा? उस के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। द पॉइंट इज गॉट इट बेटा? जी। क्वांटिटेटिव फॉर्म क्या है बेटा? क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ कुछ इस तरह से है कि अगर यहां पे देखें जरा बोर्ड पे बेटा,
मेरे पास एक गैस है, ठीक है, एक गैस का वॉल्यूम है, जरा गौर से देखिए बेटा, और ये गैस का वॉल्यूम किस पे है बेटा, 80 डिग्री सी पे। किस पे है बेटा, 0 डिग्री सी पे गैस का एक वॉल्यूम है। अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर, अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा दूं, 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं या मैं डिक्रीज कर दूं, तो जो वॉल्यूम होगा, गैस का जो वॉल्यूम होगा 80 डिग्री सी, जो गैस का वॉल्यूम होगा उसमें इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा बेटा, वो 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब क्या है बच्चे, आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वॉल्यूम V, ठीक है बेटा। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस वॉल्यूम, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सी पे मौजूद है, अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज करूं, अगर तो मैं इंक्रीज कर देता हूं तो वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 डेसीमीटर क्यूब, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं 10 डेसीमीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम था 0 डिग्री पे, फॉर एग्जांपल। अब मैं 10 डेसीमीटर क्यूब को अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दूं, 1 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीज करूं, तो इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो क्या होगा बेटा, वो इस 10 डेसीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम था इसका 273वां हिस्सा, 273 पार्ट इसमें ऐड होगा। मीन टू से ये क्या होगा बेटा, 10 डिवाइडेड बाय 273, जो आंसर आएगा वो आंसर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। दैट इज नाउन एज क्या होगा बेटा, इसी को बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है बच्चे, तो ये इट इज आल्सो अ क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव फॉर्म है, जिसमें अगर दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपके पास एक गैस है, उस गैस का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है और वो 0 डिग्री सी टेम्परेचर पे है। अगर 0 डिग्री सी टेम्परेचर पे आपका गैस का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है और अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं 1 डिग्री या डिक्रीज करूं 1 डिग्री, तो उसका जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो 1/273 टाइम्स आएगा, जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका 273वां हिस्सा ऐड होगा, बढ़ेगा या कम होगा। दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव फॉर्म, अभी एब्सोल्यूट जीरो भी इसको कहेंगे। सॉरी बेटा, इसमें मैथमेटिकल फॉर्म क्या है बेटा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म इसका होगा, अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म इसमें ऐड करें तो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म हम लिखेंगे बेटा, VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस क्या होगा बेटा, V T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। ठीक है बच्चे, ये आपके पास एक फार्मूला है जस्ट फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो इसके लिए VT हमारे पास उस वॉल्यूम है, उस टेम्परेचर पे, V नॉट 0 डिग्री सी पे जो वॉल्यूम होगा उसमें ऐड होगा 1/273 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि आप क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास लॉ आ जाता है, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा एवोगैड्रोस लॉ। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है यहां तक? हाँ जी, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या होगा बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है? एवोगैड्रोस लॉ इज डिफाइंड एज क्या होगा बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल ऑक्यूपाई, क्या होगा बेटा आपके पास, अगर आपके पास सेम वॉल्यूम, अगर एक आपके पास फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट गैसेस है, दो गैसेस है, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक हाइड्रोजन है, अगर दोनों का 1 मोल हो तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। दैट इज नोन एज एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है बेटा, इसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट। इसके लिए कांस्टेंट क्या चीज होगा बेटा, एट कांस्टेंट क्या होगा बेटा आपके पास, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बच्चे, बाकी आपके पास सिंपल है, V इज इक्वल टू KN और V बाई N इज इक्वल टू K। सेम टू सेम वही बात आ गई बेटा कि आपके पास ये जो K है वो किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, K डिपेंड्स अपॉन, यस बेटा यहां बताए K डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट विल बी डेसीमीटर क्यूब पर मोल, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। देखे ना, वॉल्यूम
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स है। जितना नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि मैं शॉर्ट इसको देखूंगा बेटा। शॉर्टली अगर आप एक ग्राफ ड्रा करें किसके दरमियान बेटा, वॉल्यूम और किसका, नंबर ऑफ मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह की। ठीक है बेटा, जो स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास, दैट वुड इंडिकेट, दैट वुड शो दैट द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। हाँ जी ठीक है। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई यहां तक किसी बच्चे का, तो आप पूछ सकते हैं बेटा। हाँ जी बच्चे, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? जी मेरे बच्चे, कोई सवाल है किसी का? मैं इसको रेस कर दूं बेटा? हाँ जी, तो ये वैगेरोस था कि अब हमारे पास नेक्स्ट लॉ है जनरल गैस इक्वेशन, जिसको हमने देखना है। ठीक है बेटा, दैट इज जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन, टाइम क्या हुआ बेटा, मैं जरा टाइम देखता हूं बेटा। बस इसके बाद फिर मैं आपका जरा टेस्ट भी लेना है। ठीक है, तो जल्दी से उसको हम कर लेंगे, इसके बाद टेस्ट लेंगे। ठीक है बेटा, जनरल गैस इक्वेशन, एज वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू, क्या है बेटा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट एंड टी। यहां पे जो आर है, ये आर क्या है बेटा, दिस इज नोन एज आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट, या इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। अब यहां पे 2-3 बातें आपने याद रखनी है। देखिए आगे हम इसको यूटिलाइज भी करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स के लिए। तो बेटा यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम यहां से इधर देखिए जरा बेटा, अगर हम n की बात करते हैं तो n इज इक्वल टू क्या होगा, मैस अपॉन मोलर मैस। n इज इक्वल टू मैस अपॉन मोलर मैस। ठीक है बेटा, तो आपके पास PV इज इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन m इंटू आर टी। एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे बेटा, देखिए क्वांटिटेटिव में नहीं जीरो होना जरूरी नहीं है, इसलिए तो मैंने वहां पे ड्रा किया था, -273 की तरफ जा रहा था बेटा। ठीक है ना, -273 इज लेसर देन, लेसर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर है ना, इज कंपेयर टू 0 डिग्री। तो जरूरी नहीं है कि जीरो होना चाहिए, जीरो जरूरी नहीं है, इसीलिए तो मैंने उसको आगे एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है बेटा, अब जरा यहां पे देखें बच्चे, जरा बोर्ड पे देखें, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने लगा हूं। ये जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ है, इन तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास जनरल गैस इक्वेशन आएगी। ऐसा ही है ना जनरल गैस इक्वेशन। तो ये जो जनरल गैस इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डिफरेंट कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे, यहां पे मैं 2-3 बातें आपको यहां पे ऐड करके फिर मैं आगे लेके जाऊंगा। पीवी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एम अपॉन एम। अब स्मॉल एम क्या है, मैस अपॉन मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल इज गिवन मैस अपॉन मोलर मैस। तो मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया। अगर हमारे पास कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाए जिसमें आपको आर की वैल्यू गिवन हो, टेम्परेचर गिवन हो, अच्छा, और मैस गिवन हो, पी और वी गिवन हो, और आपसे कहे मोलर मैस फाइंड करें, तो आपके पास ये सारी चीजें जब आपके पास होंगे तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। मोलर मैस किसके बराबर होगा जी बच्चे, मोलर मैस विल बी इक्वल टू एम आर टी डिवाइडेड बाई PV। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पे ये बात भी करूं तो इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं बेटा, PM इज इक्वल टू, सॉरी, इसके अलावा हम इसके लिए एक और फॉर्म भी लिख सकते हैं बेटा, PV। अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 हो, तो PV इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, PV इज इक्वल टू RT हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर और R है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा। देखिए टेम्परेचर अगर हम R की वैल्यू फाइंड करें तो T को इस साइड पे लाए, तो PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू R। ठीक है बेटा, ये एक और फॉर्म आ गया आपके पास, किसका बेटा, जनरल गैस इक्वेशन की। अगर आपको याद हो तो हमने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 दिस कम आउट टू बी, दिस इक्वल टू बी P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, दिस विल बी इक्वल टू R। तो हमारे पास एक और फॉर्म भी आ गया बेटा, विच इज यूज्ड इन डिफरेंट कैलकुलेशंस। बहुत सारे कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चे, अब एक और पॉइंट मैं आपको यहां पे डिस्कस करूंगा बेटा, दैट इज फॉर डेंसिटी।
डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने इक्वेशन डिस्कस किया बेटा, दैट वाज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी किसके बराबर है, एनआरटी के बराबर है। अभी हमने डिस्कस किया एन किसके बराबर है, एन बराबर है गिवन मैस अपॉन मोलर मैस। ठीक है बच्चे, अब गिवन मैस अपॉन मोलर मैस को इसके अंदर पुट करो तो क्या आएगा, पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आर टी। ठीक है बच्चे, आर टी। अब आप इसको रीअरेंज करो, जरा रीअरेंज करो बेटा, इसको एम को ऊपर लेके जाओ, वी को नीचे लेके आ जाओ। पी एम इज इक्वल टू एम अपॉन वी आर टी। ठीक है बच्चे, अब आपको पता होना चाहिए डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मैस अपॉन मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं एम अपॉन वी के जगह पे, इस पॉइंट पे एम अपॉन वी के जगह पे, इस जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं बेटा, डेंसिटी पुट कर सकता हूं। तो पी एम किसके बराबर होगा, पी एम विल बी इक्वल टू डेंसिटी आर टी। तो डी किसके बराबर होगा, डी इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर एट रेस्ट। देखो क्या बच्चे, प्राइम मिनिस्टर एट रेस्ट। तो ये आपके पास डेंसिटी के लिए फार्मूला आ गया। ठीक है बेटा, डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। तो पी एम अपॉन आर टी आपके पास डेंसिटी के लिए फार्मूला होगा। अगर आपसे कोई आइडियल गैस की डेंसिटी के हवाले से क्वेश्चन करे तो आप इस फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे। द पॉइंट इज गॉट इट बेटा। इसके बाद यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें बेटा, तो याद रखिएगा अगर हम यूनिट की बात करें डेंसिटी की, तो याद रखिएगा बेटा एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ क्या है बेटा, यहां पे डेंसिटी की। और अगर एसआई यूनिट पूछे आपसे, एसआई यूनिट पूछे तो क्या होगा बेटा, एसआई यूनिट विल बी केजी, इसको आप केजी कहेंगे। और अच्छा जी, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जी बच्चे, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम बताओ यार जल्दी से, शुरू मैं अकेला बोल रहा हूं, तुम लोग कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे यार। जी बच्चे सवाल करो, कोई क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, जिस तरह टेम्परेचर का हमने बात की थी बेटा, टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट क्या था बेटा, केल्विन था। इसी तरह वॉल्यूम के लिए क्या होगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जी बेटा वेरी गुड, मीटर क्यूब। क्या है बेटा, मोमिन बेटा वेरी गुड, क्या होगा, मीटर क्यूब। तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा, एसआई यूनिट विल बी इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब। गॉट इट बेटा, यहां तक तमाम बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। जी बेटा ठीक है, मीटर क्यूब ही आएगा। ठीक है बेटा, टाइम कितना हुआ है आपका, मैंने टेस्ट लेना है बेटा। टेस्ट आपका जो है अभी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। इसके बाद अगला आपका जो टॉपिक होगा ना शुरू, वो हम कल शुरू करेंगे, दैट इज द यूनिट ऑफ आर। यूनिट ऑफ आर क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। हम डिफरेंट यूनिट्स में देखेंगे, एटीएम में देखेंगे, मिलीमीटर ऑफ एजी में देखेंगे, टॉर में देखेंगे, पास्कल में देखेंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को हम डेसीमीटर क्यूब में देखेंगे, मीटर क्यूब में देखेंगे और सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे बेटा। इसके अलावा एसआई यूनिट्स देखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जॉल में, कैलोरीज में, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस में। ये सारे डिफरेंट हमारे पास कैलकुलेशंस होंगे। ठीक है बेटा, अब आपका टेस्ट स्टार्ट होने लगा है। टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा बेटा, आपके स्क्रीन पे टेस्ट शो हो जाएगा। 3 एमसीक्यूज है आपके पास, 3 मिनट्स है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करें। कोई किसी का सवाल हो, कोई मसला हो इसमें तो बेटा आप लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आपका टेस्ट शुरू हो गया बेटा, ठीक है, टेस्ट शुरू हो गया आपका। ओके बेटा, बेटा टेस्ट के बाद लाजमी अपना रिव्यू दे दीजिएगा। आपका जो रिव्यू है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। अगर आपको केमिस्ट्री समझ आ रहा है तो अपने जो है रिव्यू मुझे दे दीजिएगा। समझ ना भी आ रहा हो तब भी अपने रिव्यू दे दें। कोई प्रॉब्लम है, कोई समझने में आपको प्रॉब्लम है या मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, मटेरियल में कोई प्रॉब्लम है तो अपने रिव्यू में आप लाजमी बता सकते हैं बेटा। तो अपने रिव्यू लाजमी दे दीजिएगा। क्लास के फ़ौरन बाद आपके रिव्यू स्टार्ट हो जाते हैं, तो रिव्यू में आप अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दे दीजिएगा। ये ज़रूरी है, ये टीचर्स के लिए भी और आपके लिए भी ज़रूरी होगा बेटा, ताकि हमें आइडिया हो कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है बच्चे, आपके पास 50 सेकेंड्स है, टेस्ट को अटेंड करें।